हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिव श्रीवास्तव। करेंटली मैं बिहार ग्रामीण बैंक के क्लर्क के तौर पे काम करता हूँ। एंड आज की वीडियो होने वाली है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि आपका 20 सितंबर से शेड्यूल्ड है। उसको लेकर के कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि हम इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। जब मैंने लास्ट टाइम एग्जामिनेशन दिया था तो मैंने स्कोर करा था प्रीलिम्स में 79.75 और मेरे अटैम्प्ट 92 थे। इस एग्जामिनेशन में ना नॉर्मलाइजेशन अच्छी खासी होती है। एसबीआई के एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो बी रेडी कि आप विटनेस करोगे कि आपके अटेम्प्ट्स काफ़ी हैं बट मार्क्स थोड़े से कम आते हैं। तो आप रेडी रहना कि इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, अपने रेस्पेक्टिव स्टेट से कट ऑफ क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्लर्क एग्जामिनेशन है जिसमें आपको हायर अटेम्प्ट्स चाहिए रहेंगे विद एक्यूरेसी, ताकि आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट से कट ऑफ क्लियर करके मेंस के लिए क्वालिफाई हो सको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन में ना आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए रहेगी। हम लोग सेक्शन वाइज भी बात करेंगे बट आई वुड सजेस्ट कि आपको इसमें सबसे पहला फोकस करना है स्पीड पे एंड एक्यूरेसी पे। जो भी आपका सेक्शन पहले खुलता है, मैंने लास्ट टाइम तो नहीं दिया था, उसके पिछले बार मैंने दिया था एग्जामिनेशन। तो उस टाइम सबसे पहला जो सेक्शन ओपन हुआ था वो था रीजनिंग, उसके बाद पॉइंट, देन इंग्लिश, लास्ट में इंग्लिश आई थी। अब इस बार का मुझे पता नहीं है, तो आप जाना देखना जो भी सेक्शन ओपन होता है। तो क्या है कि आपको इसमें ऑलमोस्ट 85 प्लस आइटम्स चाहिए रहेंगे विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे शिफ्ट्स बहुत ईजी आएंगे तो उसमें आपके अटैम्प्ट्स ऑब्वियसली ऊपर होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स डिक्रीज करे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहना, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने अटैम्प्ट्स रखना ज़रूर। अटैम्प्ट्स रखने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी नेगेटिव लगाते चले जाओ। एक्यूरेसी के साथ बनाने की ज़रूरत है ताकि आप अपना सीट सिक्योर कर सको। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश 30 नंबर का पूछा जाता है जिसमें आपको 20 मिनट मिलते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आरसी आता है, पैराजम्बल आता है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्लोजेस आता है, ठीक है, मैथ द फॉलोइंग आता है, फिर से मिसस्पेल्ड वर्ड्स आता है, उसके बाद फिर से इंटरचेंज करने वर्ड को जो इंटरचेंज करने वाला आता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, तो जो सबसे पहला पॉइंट है, पैराजम्बल को कभी भी पहले मत उठाओ। ठीक है, हमें ये इस एग्जामिनेशन में एक बेसिक चीज़ ये फॉलो करनी है, जिन टॉपिक्स पर आपका कमांड नहीं है उनको हाथ लगाना ही नहीं है स्टार्टिंग में। अगर उनको आप हाथ लगाओगे एग्जामिनेशन से आप हाथ धो बैठोगे। ये पीओ का एग्ज़ाम नहीं है कि आप 2 मिनट खर्च कर दोगे फिर भी आप कम बैक कर सकते हो। ये क्लर्क का एग्जामिनेशन है जिसमें अगर आपने 2 मिनट खत्म करे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा कि आपके पास सिर्फ 18 मिनट या 17 मिनट बच रहे हैं और आपने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन टॉपिक्स को उठाना पड़ेगा जिनमें आप थोड़े से अच्छे हो। पैराजंबल को तो बिल्कुल मत उठाना। हाँ, वो लोग जो कि बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं पैराजंबल को लेकर के, जो हमेशा पैराजंबल 90% 80% सही करते हैं, वो उठा सकते हैं। बट मेरा एक ये ओपिनियन रहेगा, मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप कभी भी पैराजंबल को पहले मत उठाना। वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और वो डेफिनेटली आपका हो सकता है कि सही ना बने, ठीक बनता भी है। हाँ, पैराजंबल की जगह अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं तो आप उनको कर सकते हो पहले, बट पैराजंबल इज अ ट्रिकी थिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आप आरसी पहले उठा सकते हो। अगर आप आरसी उठाते हो तो आरसी के लिए जेन्युइन टाइम कितना हो सकता है, आपको 6 7 8 मिनट तक में आरसी ख़त्म कर लेनी है। अगर आप इतने में कर पाते हो तो आप देखोगे कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन आरसी के बन गए। ठीक है, तो आप मतलब अभी आपको दिख रहा होगा कि 8 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन बने, नो वरीज। उसके जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, एरर डिटेक्शन वाले होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड्स वाले होते हैं, या फिर आपके क्लोज टेस्ट होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं। फिर आप ये पाओगे कि अगले 5 6 मिनट में ना आप सीधा जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन थे वो सीधा आपके 20 से 22 क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, 20 से 22 या फिर उससे ऊपर ही चले जाएंगे, 25 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप या तो आरसी को पहले उठा लो या फिर आप बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको पहले उठा लो। बट पैराजम्बल को कभी भी इंग्लिश में पहले मत उठाना, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और कोई ऐसा 100% चांस है भी नहीं कि आप हमेशा वो सही बनाओगे। तो पैराजम्बल पहले मत उठाना। हाँ, सेंटेंस रेयरमेंट आए तो उठा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करो, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर आपने अभी तक ऐसे मॉक भी नहीं दिया तो एक बार मॉक देके देख लेना। 20 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन है, अब तो आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो बाकी जिनका 20 के बाद एग्जामिनेशन हो वो एक बार इस तरीके से मॉक दे के ट्राई कर लेना, अगर आप अभी तक ऐसे मॉक नहीं देते हो तो।
तो ये इंग्लिश की बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। देखो रीजनिंग बहुत ड्यूरेबल आती है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखने का ज़रूरत इसलिए है कि रीजनिंग में ना आपके अटेम्प्ट्स हायर होने चाहिए। इंग्लिश में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बिगड़ सकती है, बट रीजनिंग क्या है ना, या तो आपका बनता है या तो नहीं बनता है। कभी कभार थोड़ी सी मतलब गलती हो जाती है, जिससे हमारा क्वेश्चन बनाया हुआ भी गलत हो जाता है, बट रीजनिंग में हायर चांस रहता है कि आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर ही रहने वाली है। तो आपको रीजनिंग में क्या है, अटेम्प्ट्स ऊपर लेके जाने हैं, क्योंकि आपको स्कोर अच्छा करना है, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। तो इनमें क्या है ना, जैसे कुछ टॉपिक्स ट्रिकी होती है, लाइक ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी दे सकते हैं लोग फंसाने के लिए, तो उसको पहले ना साइड में रखो। बहुत बारी ऐसा होता है कि पजल में कोई एक टॉपिक आपका वीक रह जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे वैकेंट पजल वाली आती है ना, वैकेंट सीट वाली पजल, तो मैं उसमें थोड़ा सा ना वीक हूँ, तो मैं उस पजल को देखते ही साइड कर देता हूँ कि मुझे अभी इसको छूना भी नहीं है। क्योंकि अगर मैंने इसमें हाथ लगाया 5-6 मिनट तो लेगा ही लेगा, हो सके तो ना ही बने। 90% चांस है कि वो ना ही बने वैकेंट पजल, क्योंकि प्रीलिम्स में वैकेंट सीट वाले पजल वैसे खासकर आएंगे नहीं। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरा अगर वो टॉपिक वीक है तो मैं उसको पहले साइड रखूंगा, मैं उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है क्लर्क का एग्जामिनेशन है, हायर अटेम्प्ट चाहिए रहेंगे। अगर मैं किसी क्वेश्चन में स्टक करता हूँ, मेरा टाइम कंज्यूम भी हो जाएगा एंड मैं उतना स्कोर भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा और आगे का पेपर भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिन टॉपिक्स में लाइक पजल 5-6 तरीके के आ रहे हैं, क्लर्क का पेपर है, पजल इजी ही आएगा, लेकिन जो टॉपिक आपका वीक है उसको छोड़ दो पहले मार्क करके, लास्ट में उसको कर लो। ब्लड रिलेशन है, कॉशियसली करना है। स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि ब्लड रिलेशन मत ही उठाना, उसको लास्ट में ही रखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाओगे कि आप रीजनिंग में भी अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकोगे। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पजल बहुत ड्यूरेबल आती है, तो कभी भी पजल उठाने से डरना मत। हाँ, अनलेस वो पजल आपका वीक हो, अगर वीक होगा तो उसको छोड़ देना। ठीक है, वो टाइप का पजल। तो इस तरीके से आप रीजनिंग कर सकते हो। रीजनिंग में आप देख पाओगे कि आपके आइटम्स बढ़ गया है। अब बात करते हैं हम लोग क्वांट की। देखो क्वांट में क्या होता है, केसलेट बहुत कम चांस रहेगा कि आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत ईजी आएगा, बहुत ड्यूरेबल आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केसलेट पहले मत उठाना। ठीक है, केसलेट मत उठाना। और क्या नहीं उठाना है, रॉन्ग नंबर सीरीज। अगर मिसिंग आ रही है तो वो बनाओ, लेकिन रॉन्ग नंबर आ रही है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ो। ठीक है, तो अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहा है तो चांसेस आर हाई कि आपका शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड में कंसिडर किया जाएगा। बट आपको वो नहीं देखना है हार्ड इजी, कुछ नहीं, क्वेश्चन बनाते जाना है। देखो, अगर आप डी आई एंड स्पीड मैथ करोगे ना, तो आप पाओगे कि 20-22 क्वेश्चन ऐसे ही आपके बन गए। ठीक है, बहुत आराम से आपके 20-22-25 क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, अगर डी आई और स्पीड मैथ करते हो तो, क्योंकि अर्थमेटिक मुश्किल से 10-12 नंबर का ही आता है। तो आप कोशिश करो क्वांट में सबसे पहले स्पीड मैथ्स एंड डीआई। अगर डीआई पहले आ रहा है तो डीआई को निपटा लो, स्पीड मैथ आ रहा है तो स्पीड मैथ को निपटा लो। डीआई में क्या होता है, जब 5 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेगा ना, बहुत लेंदी रहता है। तो स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि उनको अवॉइड कर दो, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाएगा, तो वो कहीं से भी वर्थ इट नहीं है। स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। डाटा थोड़ा साफ लिखना, अगर उस पर्टिकुलर डीआई की बात करूँ मैं, डाटा थोड़ा साफ लिखना कि बाद में जब आप उस क्वेश्चन पे आओ जंप करके, तो आपको डाटा दिखना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन करो, क्योंकि फिर से डाटा लिखने जाओगे तो फिर आपका सारा चीज़ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक में भी उन्हीं टॉपिक्स को उठाना है जिनमें आप ठीक हो। लाइक अगर मैं मेंसुरेशन में ठीक नहीं हूँ तो उसको छूना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना दिखे। अगर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, मैं नहीं उठाऊंगा। मुझे मतलब है हायर अटेम्प्ट से, मुझे ये प्रूफ नहीं करना है कि मुझे इन टॉपिक्स पे भी कमांड है, मैं इसमें भी स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वांट में भी कुछ इस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट्स को हायर मतलब अटेम्प्ट्स को बढ़ा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एक आइडियल अटेम्प्ट की, सब्जेक्ट वाइज देन ओवरऑल। इंग्लिश में बात करें तो एटलीस्ट 25 स्कोर करना इज़ अ गुड थिंग। 22 से 25 कम से कम स्कोर करना पड़ेगा आपको, कम से कम। 22 तो थोड़ा सा लोअर एंड हो गया, बट बहुत टफ शिफ्ट आएगी तब मैं कह रहा हूँ कि 22, अदरवाइज 25 से नीचे काम नहीं चलेगा। मैं बहुत ही फ्रैंक ओपिनियन देता हूँ, मैं बस वही बताऊँगा आपको। ठीक है, तो 25 कम से कम एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मिनिमम 30 to 32 इतने तो अटेम्प्ट होने चाहिए। क्लर्क का एग्जामिनेशन है तो बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, 30 से 32 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए। ठीक है, क्वांट की बात करें तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 28 to 30, और अगर उससे ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 28 से 30 स्कोर करना पड़ेगा, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं लोअर अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो इंग्लिश का मैंने 22 बोला, रीजनिंग का मैंने 30 बोला, 52, और क्वांट का मैंने बोला 28, यानी कि 80 अटैम्प्ट। जो बहुत टफ शिफ्ट रहेगा उसमें आपके मिनिमम 80 अटैम्प्ट चाहिए रहेंगे। और अगर थोड़ा सा इजी शिफ्ट होता है, मॉडरेट टाइप सा,
ईजी भी नहीं बोलना। तो इंग्लिश में आपके 25, रीजनिंग में आपके 32, तो आपका हो गया 25 और 32 57, और क्वांट में आपके हो गए 30 87। 87 तो बनते ही बनते हैं, बन ही जाएंगे। जब मैंने थोड़े अच्छे प्रिपरेशन के साथ, मॉडरेट प्रिपरेशन मेरी चल रही थी, तो मैंने 92 अटैम्प्ट करा था। लोग 96 97 98 अटैम्प्ट कर सकते हैं, करते हैं भी, तो आप भी कर सकते हो। तो कुछ ये चीज़ें जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिनको आप करके डेफिनेटली अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, आप प्रीलिम्स आराम से क्लियर करोगे, एंड यू विल सी कि आप मेंस में अपीयर होगे एक कॉन्फिडेंस के साथ। मेंस में भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बट मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अगर अभी तो मुझे मेरा स्कोर कार्ड मुझे मिला नहीं, मैं खोजूंगा, मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। इन फ्यूचर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैं लाने वाला हूँ, और कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगी। तो चलो, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, प्रिपेयर कर, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना।